आज का यह वीडियो, जी हाँ मेरे भाई, आज का यह वीडियो कल होने वाले 18 फरवरी को मैथ के एग्जाम के लिए मेरे भाई जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है ना, उसके लिए आपको निश्चिंत कर देगा। बस आपको जो है ना इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं ना मेरे भाई, यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस आपको क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन को वॉच करना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो उसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। आपसे पूछ रहा है कि 192 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 का घातांक क्या होगा। तो बताइए आप हमें 192 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक कितना होगा। तो 2 से लगाएंगे हम तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 छक्के यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 48 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो हम 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 24, फिर हम 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसमें आप देखिए कि 2 कितना बार आ गया, 2 कितना बार आ गया, 2 आ गया यहाँ पे देखिए आता है 3 और 3 6 बार, यानी कि इसमें 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह क्वेश्चन फिक्स है, यह क्वेश्चन जो है यह आपके कल के बोर्ड एग्जाम में, यदि आप आज देख रहे हैं तो कल के बोर्ड एग्जाम में, और यदि आप 18 फरवरी को देख रहे हैं तो आज के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन फिक्स ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। यहाँ पे घातांक क्या है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही बनाना है। तो इसका जो आप खंड करेंगे तो खंड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है ना, 2 बार 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से बता दो हमें कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आप हमें बताइए कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, इसका मतलब है कि परिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में देखेंगे 2 + √3 यह अपरिमेय ही है। बी में आप देखेंगे तो 5 - √3 यह भी अपरिमेय है। सी में देखिएगा तो यहाँ पे √3/√5 है, यह भी अपरिमेय है। तो ए बी सी तो नहीं होने वाला है, डी होगा √12/√3। इसका जो आप खंड करेंगे तो √12 का आप खंड कीजिए, तो √12 का जो आप खंड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2√3 बट्टा में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यही तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। आप हमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन है जो परिमेय संख्या। ये वाला जो आप रूट देख रहे हैं यह रूट पूरे पे चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो आप रूट देख रहे हैं ना, ये रूट जो है यह पूरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में है आपका √64 + √36, बी में है √25 + √25, सी में है यहाँ पे √49 + √49 + 49, डी में है यहाँ पे √36 + √36। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √64 + 36 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग वह देखेंगे यहाँ पे। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा नंबर कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक जो है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कह रहा है कि यदि एक जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन है जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन ए में है 8³ + 1, बी में है 8³ + 4, सी में है 8³ + 3 और डी में है 8³ + 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8³ + 4 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ऑप्शन ए में है 15/1600, बी में है 19/210, सी में है 3/88 और डी में है यहाँ पे 8/75। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जल्दी से आप हमें बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आप क्या याद रखेंगे कि जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे 1600 का जो आप गुणनखंड करेंगे तो इसका जो गुणनखंड है वह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यही शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि इसमें से कौन है जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। कितना गधा कहेगा 0 रे बोकावा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सर जी 1 है। तो 1 देखिए आप ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन में 1 है सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या रहेगा 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 है, क्यू का मान 8 है, आर का मान 0 है, तो बी का मान क्या होगा। सभी मान आप बैठाइए और सभी मान बैठाने के बाद बी का जो आपका मान निकल के आएगा वो आएगा 9। बी का मान कितना आएगा निकल के, तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो यौगिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 11, बी में है 21, सी में है 31 और डी में है 41। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि इसमें यौगिक संख्या कौन है। तो यौगिक संख्या इसमें 21 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यौगिक संख्या यानी कि भाज्य अयौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक बोला जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर हुआ, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। जल्दी से आप हमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कि अभाज्य संख्या कौन है। एक बार आपको हम डेफिनेशन बता देते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को हम लोग कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या उन संख्या को हम लोग कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं रहेगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है 11वां नंबर, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें यह बता दीजिए कि अभी तक जो आप लोग 10 क्वेश्चंस देखे हैं, इस 10 क्वेश्चंस में से कितना है जो आपका सही हुआ है। 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है और लौसा 162 है। कह रहा है कि यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो दूसरा संख्या का सूत्र क्या होता है। दूसरा संख्या का सूत्र होता है लौसक गुने मौसक बट्टे पहला संख्या। लौसक गुने मौसक बट्टे पहला संख्या यानी कि 27 गुने 162 बट्टे पहला संख्या जो दिया हुआ है 100। तो सबको जो आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो कैलकुलेशन करके जो आएगा दूसरा संख्या वो आ जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है उसके ओर। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि यदि 130 बराबर है 15 गुने 8 प्लस 10, अब फिर जो यहाँ पे 10 15 से जो 15 जो शेषफल बच जाता है यहाँ पे, तो 15 बराबर है 5 गुने 3 प्लस 0। तो कह रहा है कि 130 और 15 का मौसक क्या होगा। तो कितना से भाग देने पर शेषफल 0 आया है यहाँ पे, तो 5 से भाग देने पर आया है शेषफल 0, तो मौसक कितना होगा 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि रूट अंडर 81/2 है एक। कर है कि रूट अंडर 81/2 यह कौन सा संख्या है। तो 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9/2। तो 9/2 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 9/2 कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। याद रहेगा आपको। देखिए वैसा संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 9/2 p/q के रूप में आ जाता है तो वह कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में है एक प्राकृत संख्या, बी में है एक पूर्ण संख्या, सी में है एक पूर्णांक और डी में है एक वास्तविक संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 22/7 है। बताइए हमें। देखिए पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या होता है। और आपसे पूछेगा कि पाई है, तो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान पूछेगा तो वह परिमेय होगा। तो यहाँ पे 22/7 पाई का मान है, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। और यदि कहीं आपसे पूछ दिया कि पाई है तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बताइए हमें फटाक से आप कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक भी क्वेश्चन कल नहीं छोड़ना है मैथ के ऑब्जेक्टिव का। एक भी क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा। नंबर चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेगा। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है। तो चेला इसके लिए एक चीज आप याद रखिएगा कि जो बहुपद जितना घात का है उसका उतना ही शून्यक होगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यकों का संख्या 2 ही होगा। तुमसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का संख्या 3 ही होगा। तुमसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक यानी कि 1 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों का संख्या 1 ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि 1 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है मेरे भाई उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। याद रखिएगा आप, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद g ऑफ x बराबर है 3x² - 7x + 2, तो कह रहा है g ऑफ -1 का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि जब हम -1 रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे तो उसका मान कितना आ जाएगा।
तो कैलकुलेट जो आप कीजिएगा मान -1 रखे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका मान आएगा ना मेरे भाई, कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद x² - 16 क्या शून्यक है। बताइए हमें कि बहुपद x² - 16 का शून्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप कर दीजिए x² - 16 बराबर 0। अब 0 करने के बाद यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा 16। अब x का मान कितना हो जाएगा √16। तो जब √16 है तो एक बार प्लस में 16 है, एक बार माइनस में 16। तो एक बार हो जाएगा प्लस में 16 और एक बार हो जाएगा माइनस में 16। इसका वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा +4 - 4, +4 - 4। तो यहाँ पे देखिए आपकी +4, -4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग 20वां नंबर। वह कह रहा है यहाँ पे कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए सेम शून्यक वाला बहुपदों का संख्या एक और केवल एक ही होता है, एक और केवल एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन ए में है -7, बी में है y² + √2, सी में है 3 √x + 2x + 7 और डी में है 4x² - 3x + 7। तो इसमें से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए तो बहुपद है, शून्य बहुपद। बी भी यहाँ पे बहुपद है द्विघात, सी बहुपद नहीं है, सी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा। बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वह बहुपद नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए, आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं अभी अभी इसी वीडियो में कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होगा। तो सर जी आप ही ना बताए थे, अरे हम ही बताए थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 23वां नंबर है कि बहुपद y² - 16y + 8 का घात है। बताइए इसमें अधिकतम घात कितना है। तो सर जी यहाँ पे घात 2 है और 1 है। तो सबसे बड़का कौन है 2, तो सर जी 2 ये घात होगा। तो 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72 63 54। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 ... का कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे आपको जो है ना tn बराबर 0 करके, tn बराबर होता है ना a + n - 1 × d, तो tn के बराबर में आपको 0 कर देना है, ठीक है ना। अब वहाँ से आपका मान निकल जाएगा n की, n कितना होगा, ठीक है। तो वह जो आपका निकल के आएगा 24वां नंबर क्वेश्चन का, वो आएगा निकल के आपका जो है ना यहाँ पे 9वां पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 2x², यहाँ पे ये स्क्वायर है, आप याद रखिएगा कि 2x², ठीक है ना, +5x, ठीक है, 2x² + 5x और -12 बराबर 0 का एक मूल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो है ना आपको शून्य की ही निकालना है, वही मूल होता है, ठीक है ना। तो इसका जो एक मूल होगा ना, इसका जो एक मूल होगा मेरे भाई वो होगा आपका जो है ना 25वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो एक मूल होगा वो हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप हमें बताइए कि अभी तक हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, टोटल का टोटल जो है 25 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। और 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो गया है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्या 25 में 25 सही हुआ है या 25 में 24? जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 26 नंबर है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 1/4 का सार बनता है। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, तो T2 - T1 तो 5/4 में से घटा लेंगे 3/4, तो सार अंतर निकल जाएगा। 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 5 × 5 3 × 3 3 में से 4 3 5 में से 3 जाएगा 2, 2/4 कट के 1/2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ पे है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी में है सर जी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वह 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन है कि एगो श्रेणी है 21 18 15, कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। फिर से आपको क्या करना है, tn के बराबर में 0 कर लेना है। फिर से क्या करना है आपको, तो tn के बराबर में 0 करना है। सूत्र में a + n - 1 × d बराबर कर देना है 0। तो यहाँ से आपका जो है n का मान निकल के आएगा। तो यहाँ से n का जो मान आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 8वां पद, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 28वां नंबर। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर है 9 - 5n, तो कह रहा है कि a7 का मान कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि a7 का मान कितना होगा, तो a7 का मान हो जाएगा मेरे भाई -26, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 29वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह देखिए कह रहा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 25 10 15 ... का कौन सा पद, ठीक है ना, प्रथम ऋणात्मक, यानी कि कौन सा पद है जो ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए 25 है, फिर 20 है, फिर 15, तीसरा पद 15 है, चौथा पद 10 हो जाएगा, पांचवा पद 5 हो जाएगा, छठा पद कितना हो जाएगा, जल्दी से हमें बताइए आप।
तो 0 हो जाएगा। 7वां पद शायद हो सकता है कि इसका ऋणात्मक हो। क्या पद हो जाएगा ऋणात्मक? 7वां पद हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है, 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कह रहा है कि 10,6 है तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, जल्दी से आप हमें बताइए। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? तो सर जी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, एक बार फटाक से बताओ ना। तो इसके जो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा सो -2, होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। आप हमें बताइए कि बिंदु -2, -5 में भुज कौन सा है? तो देखिए x, y होता है ना निर्देशांक, तो x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि। क्या कहते हैं? तो x को हम लोग भुज कहते हैं, y को कोटि। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा, 100% याद रहेगा। तो इसमें भुज कौन है? तो सर जी -2 ना भुज है, तो भुज -2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है -2? ऑप्शन नंबर ए है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। क्वेश्चन है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 0 और डी में है 3। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। क्या आप याद रखेंगे? x अक्ष पर y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। क्वेश्चन है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? तो सर जी √x² प्लस y², √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र यही होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से हमें बताइए। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 225 और 64 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 269। 269 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी से हमें आप बताइए। कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा ना। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो देखिए ऑप्शन में 17 कहाँ पे है? सी में है ना, ऑप्शन में 17 जी, ऑप्शन नंबर सी है, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। फिर से x अक्ष से बिंदु 3,5 का दूरी क्या होगा, जल्दी से हमें बताइए। तो x अक्ष मान लीजिए 0,0 है, यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, तो 3,5 की दूरी फिर से वैसे ही निकलेगा, वैसे ही निकलेगा ना जी। तो कितना हो जाएगा दूरी, जल्दी से हमें बताइए। 34वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जल्दी से आप हमें बताइए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो कितना होता है, फटाक से। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 36वां नंबर। ठीक है ना, 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। क्वेश्चन है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है ना, तो साइन 38 साइन इसका जो मान होगा वह 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 37वां नंबर कि cos × 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। cos × 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? तो cos × 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है ना, cos × 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। देखिए ऑप्शन ए में कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 38वां नंबर है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाता है इसका सूत्र? तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। सूत्र होता है ना जी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी से हमें बताइए। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है सूत्र? ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, जल्दी से आप हमें बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि -3 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेक बी इंटू कॉस बी का मान होगा। सेक बी इंटू कॉस बी का मान होगा, जल्दी से हमें बताइए। सेक थीटा का संबंध किससे है? कॉस थीटा से है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि साइन 0 डिग्री का मान होगा, जल्दी से हमें बताइए कि साइन 0 का मान कितना होता है। इसका मान जिसको नहीं पता है वो पक्का गणित में फेल कर जाएगा। एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमें कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। सर जी जल्दी बताओ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, पता है ना? एक बार सभी आदमी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। और आप एक बार और बताओ कि अभी तक 40 क्वेश्चन देख चुके हो और 40 क्वेश्चन में कितना तुम्हारा सही हो गया, एक बार कमेंट करके बताओ तो। हमारा 40 में 40 सही मार दिए हो ना। यदि यहाँ पे तुम 40 में 40 मार रहे हो तो हम गारंटी का ना एग्जाम में तो तुम 4 क्या आ जाएगा।
100 में 50 आराम से बना लेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे है 41 नंबर कि साइन 69 डिग्री बट्टे cos 21 डिग्री का मान होता है। यकीन मारो मेरे भाई, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए तो ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, आंख बंद करके एक में टिक मार देना। चाहे रहे सेक 21 डिग्री, चाहे आपसे कोनो इस प्रकार से रहे, खाली आगे में एक रहे। जैसे देखिए एस के आगे में, साइन के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। कॉस के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है। इस प्रकार से जो रहेगा तो आंख बंद करके एक मार देना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे 42 नंबर है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्विस्ट क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है नहीं। वहाँ पे क्या है, 9 है। एक के जगह पे क्या आ गया, 9 था। 1 था तो 1 हो रहा था, और 9 है तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि बहुलक क्या होता है। सर जी बहुलक क्या होता है, अरे जल्दी से बताओ बहुलक क्या होता है। तो सर जी जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है ना वही बहुलक होता है। तो किसका बारंबारता इसमें सबसे अधिक है, जल्दी से बताओ ना। तो सर जी सबसे ज़्यादा बारंबारता तो इसमें 7 का लग रहा है, तो 7 बहुलक होगा, 7 बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या कितना है। तो वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु, तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 मध्य बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 1 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इसे पहले आप बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताइए, अब इसमें देखिए कि ठीक बीच में कोई संख्या आ रहा है, तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या है, तो बीच में तो आएगा ही नहीं। तो जब नहीं एगो बीच में आ रहा है तो 2 गो आएगा बीच में। तो 2 गो बीच में कौन आ रहा है, 3 और 4, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के 7/2 होएगा। तो कट क्या आता है, 3.5। ऑप्शन में नहीं है कहीं पे 3.5, तो ऑप्शन में 3.5 रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 3.5 हम बी को बना दिए हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो 46वां नंबर है वह है यहाँ पे कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। फटाक से एक बार आंसर कमेंट करो तो कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। जल्दी से हमें बता दीजिए कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो सर जी असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 0, और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 1। असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0, और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वह होता है 1। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी बताया है, फिर मत बता बोलना कि सर आंसर बताइए। अभी बताया है निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 48वां नंबर क्वेश्चन है कि पासे की एक फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा को जो एक बार फेंकेगा तो कौन कौन संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या कौन है, 3 गो है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट है 3 और नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन है 6। तो 3/6 काटेंगे तो आएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 49वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि संचय बारंबारता का वक्र कहलाता है। क्वेश्चन है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाक से जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 49वां नंबर क्वेश्चन है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। किसी भी घटना का प्रायिकता क्या नहीं होगा इसमें से, तो 1 तो हो सकता है, निश्चित घटना का प्रायिकता 0.1 भी हो सकता है, -7 किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। क्या आपको और भी मैथ के ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिए कि यस सर एक बार और आप हमें मैथ के ऑब्जेक्टिव का वीडियो बताइए, तो फिर से एक नया वीडियो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।